हे गाइस, वेलकम टू IQ फॉर यू। दोस्तों, नाविक इंडिया का रीजनल जीपीएस जो पावरफुल जीपीएस होने वाला है आने वाले टाइम में। डिस्कस करेंगे आज नाविक के बारे में, इसकी खासियत क्या है और ये भी जानेंगे कि नाविक जो अभी हम अमेरिका का जीपीएस यूज़ कर रहे हैं उससे बेहतर कैसे है। नाविक एक रीजनल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है भारत का, जिसके लिए इसरो ने 2013 में सैटेलाइट लॉन्च किए। ये नाविक जीपीएस अभी 7 सैटेलाइट जो कि ऑर्बिट में है उनके सटीक कमांड से चलता है। दोस्तों, इससे पहले कि आपको नाविक के बारे में और बताऊं, बात करते हैं बेसिक्स की कि जीपीएस क्या होता है। दोस्तों, जीपीएस एक टाइप का मैपिंग सिस्टम या पोजिशनिंग सिस्टम है जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को, उनके लोगों को या फिर उनके मिलिट्री को। अब जीपीएस भी दो टाइप के होते हैं, पहला ग्लोबल जीपीएस और दूसरा रीजनल जीपीएस। दोस्तों, ग्लोबल जीपीएस वो जीपीएस होता है जिसको आप दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ये ग्लोबली यूसेज के लिए होते हैं। अब ये जो ग्लोबल जीपीएस है वो सिर्फ 2 देशों के पास है और दोनों सुपर पावर है। पहला तो अमेरिका है। अमेरिका के पास जो जीपीएस है उसका नाम नावस्टार है, जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं गूगल मैप्स में। तो उसमें जो जीपीएस यूज़ हो रहा है वो नावस्टार है और गूगल भी अमेरिका का ही है। नावस्टार को 1981 में लॉन्च किया गया था। इस नावस्टार जीपीएस को अच्छे से ग्लोबली ऑपरेट करने के लिए अमेरिका ने टोटल 32 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़े हैं। अब दोस्तों, जो दूसरा सुपर पावर है उसका नाम बता सकते हैं? आप बोलोगे कि वो चाइना है। नहीं, वो है रशिया। अब जो रशिया का जो ग्लोबल जीपीएस है उसका नाम ग्लोनास है। रशिया ने इसकी लॉन्चिंग की शुरुआत 1982 से ही कर दी थी और अब तक टोटल ग्लोनास को एक्यूरेट बनाने के लिए रशिया टोटल 24 सैटेलाइट अभी तक लॉन्च कर चुका है। अब ये तो हो गए ग्लोबल जीपीएस। अब बात करते हैं रीजनल जीपीएस। दोस्तों, ये रीजनल जीपीएस किसी पर्टिकुलर एरिया में ही काम कर सकते हैं, जैसे कोई कंट्री या कोई बड़ा लैंडमार्क। ऐसी और बहुत सी कंट्री है जिनका खुद का रीजनल जीपीएस है। इनमें से एक है चाइना, जिसकी रीजनल जीपीएस का नाम बैडू है। खबर ये आई थी कि चाइना 2020-21 तक इसको ग्लोबली लॉन्च करने वाला है और कुछ समय बाद अमेरिका और रशिया के बाद तीसरा कंट्री बन जाएगा जिसका जीपीएस ग्लोबली काम करेगा। दूसरा जो रीजनल जीपीएस है वो है यूरोपियन कंट्री का, जिसका नाम है गैलीली। इसकी भी लॉन्चिंग 2020-21 में करने की खबर आई थी और बाद में ये रीजनल जीपीएस भी ग्लोबल जीपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत की। भारत में बेसिकली 2 रीजनल जीपीएस है, एक गगन और दूसरा नाविक। बात करते हैं गगन की। इसका फुल फॉर्म जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। दोस्तों, गगन को भारत ने 2001 में लॉन्च किया था। इसका मेन काम भारत के एयर ट्रैफिक सिस्टम में नेविगेशन को मजबूती देने का था। जैसे ही किसी एयरक्राफ्ट का रेडार काम करना बंद कर दे तो ये गगन जीपीएस उसको एक्यूरेट डायरेक्शन देता है और साथ ही साथ उबड़ खाबड़ जगहों में जैसे पहाड़ी एरिया में सेफ लैंडिंग कहाँ करे उसके डायरेक्शन में भी ये काम आता है। अब दोस्तों, बात करते हैं नाविक की। नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसका एक और नाम IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसे भारत ने 2013 में लॉन्च किया था। इसका सबसे मेन काम भारत के मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को मजबूती देने का है। आपको थोड़ा 20 साल पीछे लेकर चलता हूँ। 1999 में जब कारगिल वॉर चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो LOC के पहाड़ के ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री ट्रूप बैठी हुई थी और पहाड़ के नीचे भारत था। अब नीचे होने की वजह से इंडिया आर्मी पता नहीं लगा पा रही थी कि एक्चुअल में पाकिस्तानी ट्रूप्स है कहाँ। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानी आर्मी भारत के बहुत सारे जवानों को मार रही थी। तो पाकिस्तानी ट्रूप्स के एक्चुअल पोजीशन का पता लगाने के लिए भारत ने अमेरिका से हेल्प मांगी कि आप अपने जीपीएस का यूज़ करके हमें पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रूप्स के कोऑर्डिनेट दीजिए। लेकिन अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर लिए और कोऑर्डिनेट देने से मना कर दिया। अगर कोऑर्डिनेट्स मिल जाते तो भारत के बहुत सारे जवान की जान बच जाती। खैर, उसके बाद भारत ने सोचा अब हाथ फैलाने से ज़्यादा बेहतर है कि खुद का एक जीपीएस बनाओ। तो 2006 आते आते भारत सरकार ने मंजूरी दे दी कि इसरो को कि एक जीपीएस बनाओ और 2013 में इसकी लॉन्चिंग हो जाती है। ये जो जीपीएस है पहले सिर्फ डिफेंस सिस्टम के लिए यूज़ होना था। उसके बाद 2013 आते आते इसको सिविल यूसेज के लिए भी ओपन कर दिया गया। अब सैटेलाइट की एक्यूरेसी की बात करूँ तो करीब लैंड एरिया में इसकी एक्यूरेसी 10 मीटर की है, यानी कि 10 मीटर तक की हलचल को ये आसानी से डिटेक्ट कर सकती है। और कोस्टल एरिया या समुद्री एरिया में इसकी एक्यूरेसी 20 मीटर की है कि अगर कसाब जैसा कोई आतंकवादी या कोई एनिमी एंटर करता है तो वहाँ भी आसानी से पता लगाया जा सके। दोस्तों, और अगर मिलिट्री डिफेंस चाहे तो इसकी एक्यूरेसी को 1 मीटर तक भी कर सकती है। अब बात करते हैं इसके रिजोल्यूशन की। दोस्तों, ये नाविक जीपीएस पूरे इंडिया के साथ इंडिया के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर के रेंज तक को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकती है। अगर पाकिस्तान या चाइना की मिलिट्री अगर कुछ खतरनाक एक्टिविटी करती भी है तो इससे ईजिली उनके डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है। अब इसके 7 सैटेलाइट के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, जब पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी तो उसके बाद एक एक करके सारे 7 और सैटेलाइट भेजे गए।
तो टोटल 8 सैटेलाइट थी नाविक जीपीएस के लिए, जिनके नाम 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G और 1H रखा गया। उसके बाद 1A के एटॉमिक क्लॉक में कुछ खराबी होने की वजह से उसने काम करना बंद कर दिया। 1H को लॉन्च होना था, लेकिन लॉन्च होते ही वो डिस्ट्रॉय हो गया। दोस्तों फिर 12 अप्रैल 2008 को 1I 9th सैटेलाइट को सक्सेसफुल लॉन्च करके अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ दिया गया। ये लिस्ट में देखो सारे सैटेलाइट की लॉन्चिंग डेट दी गई है और उनका वेट भी दिया हुआ है। दोस्तों ये सारे सैटेलाइट PSLV के रॉकेट लॉन्चर से भेजे गए हैं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 600 से 1900 kg के पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाने में कैपेबल है। तो 1A के एटॉमिक फेलियर और 1H के अनसक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद टोटल 7 सैटेलाइट अभी अर्थ के ऑर्बिट में है। इसरो कुछ टाइम बाद और भी 4 सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है। अब इन 7 सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये 7 में से 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़े गए हैं। अब ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? अब ये इमेज में देखो, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल और ये ब्लू स्ट्रिप में जो आप देख रहे हैं वो है पोलर ऑर्बिट और ये जो रेड स्ट्रिप में है वो है इक्वेटर। अब ये इक्वेटर ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, बस ये अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की हाइट में होता है। तो ये इक्वेटर ही हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है और इसी में 3 सैटेलाइट्स छोड़े गए हैं। अब आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बताता हूँ। ये इस पिक्चर का टॉप व्यू देखो, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर में है। अब इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ से प्रेशर अगर डाले तो ये ऐसा बैंड हो जाएगा और कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो बैंड हुआ ऑर्बिट है वही जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। तो इसको बैंड करने से जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस बनता है वो 41,000 किलोमीटर का हो जाता है। ये देखो इसमें सारे सैटेलाइट्स का एक्चुअल पोजीशन दिया हुआ है। ये देखो ये लाइट ब्लू स्ट्रिप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है जिसमें 3 सैटेलाइट है और ये येलो स्ट्रिप जिसमें 4 सैटेलाइट है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस में 24 घंटे में रोटेट हो जाता है, तो ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ का 24 घंटे में रोटेशन कंप्लीट करती है, यानी कि इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। मतलब ये अर्थ के साथ पैरेलली रोटेट करेंगी, जैसा आप ये वीडियो में देख रहे हैं। फिलहाल ये तो एक ही सैटेलाइट का है, ऐसे सातों सैटेलाइट अर्थ के साथ पैरेलली घूमेंगी और ये सातों सैटेलाइट हमेशा भारत को मेन फोकस में ही रखेंगी और 24 घंटे के पूरे टाइम में हमेशा भारत के ऊपर रहकर रोटेट करेंगी और 1500 किलोमीटर तक तो इसका बॉर्डर से रेंज है ही। तो ये पाकिस्तान हो या चाइना या फिर अरेबिक सी हो या इंडियन ओशन, ये उधर से आने वाले सारे अनवांटेड एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकती है। अब देखते हैं हमारा नाविक अभी अमेरिका के जीपीएस नाव स्टार जो हम अभी गूगल मैप्स में यूज़ कर रहे हैं उससे बेहतर कैसे है। देखिए पहली बात तो एक्यूरेसी की है। जहां हमारा नाविक 5-10 मीटर तक अपने नॉर्मल सिविल यूसेज के लिए प्रोवाइड करता है, वहीं अमेरिका का जीपीएस 20 मीटर का एक्यूरेसी के साथ काम करता है। नाव स्टार जो है वो अर्थ के सरफेस से करीब 19 से 20,000 किलोमीटर के ऊपर रहता है और हमारा नाविक 36 से 41,000 किलोमीटर तक ऊपर रहता है। अब इससे क्या फ़ायदा है, ये इमेज में देखो, जैसे ये पहाड़ है और इसके पीछे यहाँ एनिमी के मिलिट्री ट्रूप्स हैं। तो क्योंकि नाव स्टार जीपीएस की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है तो ये पहाड़ के इस पार नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। वहीं नाविक के ज़्यादा हाइट होने की वजह से ये उस जगह को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। और एक और डिफरेंस ये भी है कि जीपीएस के सैटेलाइट्स का रोटेशन स्पीड 12 घंटे का है और वही हमारा 24 घंटे का है, जो हमेशा सेम एंगल बनाकर रहता है। लेकिन जीपीएस के सैटेलाइट का एंगल सरफेस के पैरेलल ना होने की वजह से बदलता रहता है, इसलिए एक्चुअल कोऑर्डिनेट पाने के लिए साइंटिस्ट को डेटा अपडेट करते रहना पड़ता है और अगर कुछ भी गलत हुआ तो कोऑर्डिनेट एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था कारण कि नाविक जीपीएस से कैसे बेहतर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।